अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए मोहम्मद विकास साहिब, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 5वां लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कोल को शुरू किया था, अभी कोल को वाइंड अप नहीं किया। कोल की फॉर्मेशन को पढ़ा, कोल की फ्रैक्शंस को पढ़ा। कोल की फ्रैक्शंस के नाम हमने स्टडी कर लिए थे। आज हम कोल की फ्रैक्शंस के नाम स्टडी करने के बाद कोल की फ्रैक्शन से रेलेवेंट जो बातें हैं, जैसे मैंने कोल की फ्रैक्शंस के रेलेवेंट आपको कहा कि अगर कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में से गुजारा जाए, व्हेनेवर कोल अंडरगोज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो चीज़ें फॉर्म होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, उसमें कोल गैस है, कोल तार है, नेचुरल, और उसके बाद कोक है और अमोनिया लीकर है। लेकिन अमोनिया लीकर हमारे सिलेबस का जो हिस्सा नहीं है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस ऑफ कोल। फ्रैक्शन ऑफ कोल में सबसे पहले जिसको आज हम स्टडी करेंगे ना, वो है कोल गैस। कोल गैस से रिलेटेड जस्ट दो बातें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। पहली बात ये है कि जो कोल गैस है, दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ ये जो कोल गैस है, दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ कोल गैस के अंदर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और CH4 मीथेन एग्जिस्ट करता है और उसके अलावा H2 हाइड्रोजन गैस इसमें एग्जिस्ट करता है। आप इसमें अगर इसकी परसेंटेज देखी जाए तो इसमें हाइड्रोजन 50% है, मीथेन 35% एग्जिस्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज सिर्फ इसमें 8% है। कोल गैस इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 8% कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन 35% है और हाइड्रोजन 50% एग्जिस्ट करता है इन कोल गैस। अब कोल गैस का यूज क्या है? कोल गैस को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? इसको इंडस्ट्रीज में मेनली कोल गैस को इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है या इसको डोमेस्टिक लेवल में भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा जो फ्रैक्शन है कोल का वो है कोल तार। कोल टार नहीं पढ़ना इसको, ये है कोल तार। कीप इट इन माइंड प्लीज। ये जो कोल तार है, दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल तार इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये कितने कंपाउंड का मिक्सचर है? एक अंदाजे के मुताबिक पता लगा कि कोल तार में मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ये जो कोल तार है, कोल तार इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसमें 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं ना, उनमें मेनली या आप कह लें मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो एरोमेटिक नेचर के हैं। एरोमेटिक नेचर के हैं, एरोमेटिक यानी ये जो कोल तार है, दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड और उन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड में से मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक नेचर के हैं। और ये तो 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड से जायद हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? बाद लिटरेचर में ये लिखा हुआ है कि ये जो मोर देन 200 है, ये एक्चुअली 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कोल तार में एग्जिस्ट करते हैं। उनमें मैक्सिमम जो है वो एरोमेटिक है। अब ये जो मैक्सिमम एरोमेटिक है उनमें बेंजीन जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, बेंजीन पाया जाता है। बेंजीन के अलावा इसमें ज़ाइलीन एग्जिस्ट करता है
जाइलीन, इसके अलावा नेप्थलीन जो है नेप्थलीन पाया जाता है, और उसके अलावा एक कंपाउंड है एनिसोल, एनिसोल, इसी तरह से एनिलीन। तो इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो कोल तार का हिस्सा हैं। अब कोल तार इसका यूज क्या है, तो जैसा कि डेफिनेशन से पता लगा कि कोल तार इज द मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें से मेनली जो है वो एरोमेटिक नेचर के हैं। लिहाजा ये पता लगा कि कोल तार को एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर सकते हैं। यानी ये जो कोल तार है ये एज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोल तार कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें जो मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है। आई मीन इसको बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे सेपरेट कर लें तो ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको बासानी सेपरेट करके इंडस्ट्रीज में बुरवेकार लाया जा सकता है। अब द नेक्स्ट वन फ्रैक्शन ऑफ कोल दैट इज कॉल्ड कोक। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अहम बात मैंने कहा ना, कोल तार की सेपरेशन पॉसिबल है। कोल तार के कंपोनेंट्स को, कोल तार के अज्जा को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लें। आई मीन एनिलीन को, बेंजीन को, जाइलीन यानी सोल जो इसके अंदर कंपाउंड पाए जाते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। जब इनको सेपरेट कर लें, सेपरेट करने के बाद कुछ पॉइंट, कुछ कंपाउंड या कुछ मटेरियल एंड पे बच जाएगा कोल तार में, उसको कहते हैं रेजिड्यू। अब जो कोल तार का रेजिड्यू होगा ना, रेजिड्यू ऑफ कोल तार, ऑफ कोल तार का जो रेजिड्यू होगा उसको पिच कहा जाता है। कोल तार का जो रेजिड्यू होता है दैट इज कॉल्ड पिच। पिच को उर्फे आम में लुट कहा जाता है और ये छतों और सड़कों को पक्का करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेजिड्यू ऑफ कोल तार इज कॉल्ड पिच व्हिच इज द यूज फॉर द पेवमेंट ऑफ रूफ्स एंड रोड्स। अब आगे आ जाए तो कोक है। कोक से रेलेवेंट जो बातें हैं, पहली बात जो कोक से रेलेवेंट है दैट इज कहा जाता है ये 98% ऑफ कार्बन है, ये 98% ऑफ कार्बन है। इसके अलावा बाद लिटरेचर में लिखा हुआ है कि ये 100% ऑफ कार्बन है। तो आप इसको स्टूडेंट्स इसको रेंज बना लें, आप लिखें कि कोक जो है इट कंसिस्ट ऑफ 98 to 100% ऑफ कार्बन। कोक में 98 से लेकर 100% कार्बन एग्जिस्ट करता है। अब इसके यूजेज क्या है, इसको स्टील इंडस्ट्री में कोक को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्टील इंडस्ट्री में कोक को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कोक जो है उसको स्टील इंडस्ट्री में, स्टील की सनत में, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में कोक को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसको ना, ये जो कोक है, कोक को कार्बाइड बनाने के लिए और ग्रेफाइट बनाने के लिए, कार्बाइड्स और उसके साथ साथ ग्रेफाइट, इसकी फॉर्मेशन के लिए भी, ग्रेफाइट्स और कार्बाइड की फॉर्मेशन के लिए भी कोक को इस्तेमाल किया जाता है। अब द नेक्स्ट वन प्रोसेस, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, पहले तो ये बात याद रखें कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सॉलिड की होती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के फर्क की बुनियाद पे होती है। यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है बेस्ड अपॉन डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट के फर्क की बुनियाद पर की जाती है। दूसरी बात, ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन
डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की बुनियाद पे की जाती है, और उसके अलावा ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है ये सॉलिड की जाती है, और उसके बाद ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर की जाती है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन दो तरह से हो सकती है। पहली डेफिनेशन वी कैन से दैट द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब कोल को स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया जाए, यानी द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, कोल की स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, जब कोल की स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में कोल को स्ट्रॉन्गली हीट करना, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब आगे दूसरी डेफिनेशन पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर on the basis of difference of their boiling point, melting points, यानी किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना मेल्टिंग पॉइंट के फर्क की बुनियाद पे, डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट के फर्क की बुनियाद पे किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को जब जुदा जुदा सेपरेट किया जाता है, इस अमल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। The next one concept about natural gas. नेचुरल गैस को ना हम कहते हैं पाकिस्तान में नेचुरल गैस को सुई गैस कहा जाता है। सुई गैस क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान में देखा जाए तो ये सुई के मुकाम से नेचुरल गैस के रिजर्वायर मिलते हैं, इस वजह से नेचुरल गैस को सुई गैस कहा जाता है। अब ये जो नेचुरल गैस है ये मिक्सचर है, नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ, तीन चीजों का मिक्सचर है, तीन चीजों का, उसमें CH4 आई मीन मीथेन, C2H6 इथेन और C3H8 आई मीन प्रोपेन। दो बातें मैंने आपसे शेयर की नेचुरल गैस से रेलेवेंट। नेचुरल गैस को पाकिस्तान में सुई गैस भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान में सुई के मकाम पे इसके रिजर्वायर, इसके ज़खायर मिलते हैं। उसके बाद इट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन और प्रोपेन। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो मीथेन है या जो इथेन और प्रोपेन, ये इसके मेजर कॉन्टेंट्स हैं। अब अगर ये मेजर हैं तो कुछ माइनर कॉन्टेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी याद रखें कि जो मीथेन है, मीथेन 85% से लेके 90% तक नेचुरल गैस में एग्जिस्ट करता है। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि मीथेन इज द 85% कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द नेचुरल गैस, लेकिन बाज़ लिटरेचर में लिखा हुआ है कि 90% ऑफ द मीथेन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। लेकिन मैंने उसको रेंज बना दिया, ऐसा नेचुरल गैस भी होगा जिसमें मीथेन 85% है, 86 भी होगा, 87 भी होगा, और एंड कहां पे 90% ऑफ मीथेन जो है वो नेचुरल गैस में एग्जिस्ट करेगा। अब याद रहे कि कुछ इसके माइनर कॉन्टेंट्स भी हैं, माइनर कॉन्टेंट्स जिसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन गैस N2 भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद इसी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है। मैं ना हाइड्रोजन सल्फाइड को, नाइट्रोजन गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड को, मैं इन तीनों को माइनर कंटेंट्स ऑफ नेचुरल गैस लिखूंगा। दीज आर द माइनर कंटेंट्स ऑफ नेचुरल गैस, थोड़ी मिकदार में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो नेचुरल गैस है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखें, नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन और इथेन एंड प्रोपेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 85 से 90% मीथेन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम, ज्यादातर तो कंसंट्रेशन मीथेन का हुआ,
अगर मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मीथेन लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन है। और याद रखें इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, इसका मतलब उसका मोलर मास या उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है। दो बातें ना, मॉलिक्यूलर वेट कम तो तभी बॉइलिंग पॉइंट कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज्यादातर इसमें नेचुरल गैस में मैक्सिमम लो बॉइलिंग पॉइंट वाला मीथेन पाया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल गैस एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन। क्योंकि अगर मैं तीनों को देखूं तो तीनों का मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, और उसके साथ साथ इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम है। लिहाजा नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स। डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन ये बनेगी कि ये जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस को लिटरेचर में जब डिफाइन करेंगे तो बनेगा मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। मिक्सचर इज द ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी बात क्या है? मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन बात ठीक है, मान लिया, लेकिन मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स, लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो है उसका मिक्सचर भी नेचुरल गैस कहा जा सकता है। और मैंने कहा ना कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन या नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके यूजेस क्या हैं? इसको पहली बात इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात नेचुरल गैस को सोर्स ऑफ मीथेन के लिए यूज करते हैं। सोर्स ऑफ मीथेन, नेचुरल गैस को मीथेन के सोर्स के तौर पर यूज करते हैं। और इसके अलावा इसको एज अ सीएनजी के तौर पर नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड एज सीएनजी से मुराद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को फ्यूल के तौर पर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, और उसके अलावा इसको सोर्स ऑफ मीथेन के तौर पे, और एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आई मीन सीएनजी के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे चले, द नेक्स्ट वन इज द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम दो वर्ड का मजमूआ है जो कि लैटिन वर्ड है। बाज लिटरेचर ये कहता है कि ये एक ग्रीक लेटर से निकला है। ग्रीक वर्ड है पेट्रोलियम। ये एक लिटरेचर की बात कर रहा हूं। एक लिटरेचर के मुताबिक पेट्रोलियम जो है एक ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है क्रूड ऑयल। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट वो कहता है ये जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है। लैटिन वर्ड है पेट्रा। पेट्रा के मीनिंग्स बताए हैं ओलियम। ओलियम के मीनिंग्स हैं ऑयल। ओलियम के मीनिंग्स हैं ऑयल। तो इस दो तरीकों से, यानी दो तरह से इसके मीनिंग्स बनते हैं। लैटिन वर्ड पेट्रा, उसका मतलब ओलियम, और उसका मतलब है ऑयल। यानी पेट्रोलियम को पेट्रा और ओलियम से अख्ज़ करके इसको पेट्रोलियम बनाया हुआ है। और उसके बाद बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो एक ग्रीक लेटर है और उसका मतलब क्रूड ऑयल हुआ करता है। अब ये जो पेट्रोलियम है ना,
इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इससे रेलेवेंट चंद एक बातें जो है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आप देखिए जो पेट्रोलियम है ये भी मिक्सचर है, पेट्रोलियम भी मिक्सचर है, पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड और गैस और लिक्विड, सॉलिड गैस और लिक्विड का मिक्सचर है। फिर ये जो है ये ग्रीनिश कलर का भी होता है, ग्रीनिश और ब्राउन इन कलर यानी कलर के हवाले से ये ग्रीनिश या ब्राउन कलर का एग्जिस्ट कर सकता है पेट्रोलियम। अब एक और बात याद रखें, ये जो कलर है ना इसका कलर प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, यानी कलर ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का जो कलर है ये प्लेस टू प्लेस, यानी प्लेस टू प्लेस से मुराद है कि आप कहीं पाकिस्तान का पेट्रोलियम देखें तो उसका कोई और कलर होगा, आप यहां से मूव कर रहे कहीं और जाके पेट्रोलियम का कलर देखें तो माइट बी पॉसिबल कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर जो है पेट्रोलियम का कलर प्लेस टू प्लेस चेंज होता जाएगा। इसके अलावा ये जो पेट्रोलियम है इसकी ऑफेंसिव ऑर्डर हुआ करता है, ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ पेट्रोलियम, ऑफेंसिव ऑर्डर होता है पेट्रोलियम का। अब याद रखिएगा ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ पेट्रोलियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर की प्रेजेंस की वजह से, सल्फर की मौजूदगी की वजह से पेट्रोलियम का ऑफेंसिव ऑर्डर होता है। इसके अलावा ये जो पेट्रोलियम है अगर इसको पाकिस्तान में देखा जाए तो पेट्रोलियम पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट अटक और डिस्ट्रिक्ट चकवाल जो है वहां पे पेट्रोलियम के ज़खायर पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम के रिजर्वायर हैं वो डिस्ट्रिक्ट अटक और उसके साथ साथ कुछ जो है वो चकवाल में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये बातें जो है दिस वन इज द अबाउट पेट्रोलियम। लेकिन एक बात और भी याद रखें ना, ये जो पेट्रोलियम है इसके अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो C1 से लेके C40 तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पेट्रोलियम है ये चूंकि मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है तो इसमें ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करेंगे जिसका कार्बन की तादाद 1 है और मैक्सिमम कहां तक का पेट्रोलियम के अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं उनका मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है वो मैक्सिमम कार्बन की तादाद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की तादाद C40 तक हो सकती है और कम से कम C1 आई मीन एक कार्बन वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो भी पेट्रोलियम के अंदर एज अ मिक्सचर उसका हिस्सा है। इसके बाद ये जो पेट्रोलियम है इसकी थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।